फाइनल अकाउंट चैप्टर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में फाइनल अकाउंट हम लोगों ने सीखा था कैसे बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आप चेक कर लेंगे उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे जिसमें आपको बैलेंस शीट सिखाया जाएगा और गारंटी के साथ कह रहे हैं 15 नंबर आप पूरा का पूरा इकट्ठा कर रहे हो इस वीडियो को देखकर। 15 मार्क्स इकट्ठा कर रहे हो इस वीडियो को देखकर। मतलब आप अपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स में सबसे इजी टॉपिक को पकड़ लीजिए, वो है फाइनल अकाउंट। बट थोड़ा लेंदी है, सिस्टमेटिकली है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा, है ना। ये आपको सिस्टमेटिकली करना होगा फाइनल अकाउंट में। जैसा कि कल हम लोग इनकम स्टेटमेंट किए थे, इनकम स्टेटमेंट कल हम लोग बनाए थे। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ रहा होगा और इनकम स्टेटमेंट भी आ रहा होगा, जो इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाए थे। अब यहां पर इनकम स्टेटमेंट के बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के लिए वही बैलेंस शीट जो हम लोग बाकी के चैप्टर्स में बनाते थे। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में होगा। ये है बैलेंस शीट। कौन सा लिमिटेड है ये? सिग्मा लिमिटेड। पेज नंबर क्या है? 48। क्वेश्चन नंबर, बैलेंस शीट एज एट। अच्छा, कोई इन द बुक्स ऑफ मत लिखना, कंपनी में इन द बुक्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड मत लिखना, डायरेक्ट कंपनी का नाम लिखना सिग्मा लिमिटेड। समझ आया? इन द बुक्स ऑफ वो बचपन वाला आदत है ना हमारा, वो नहीं लिखने का। डायरेक्ट कंपनी का नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन। पर्टिकुलर्स नोट नंबर एंड अमाउंट। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट का तैयारी कर रहे हो तो पहला चैप्टर यही होगा जहां से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग ये अपना दूसरा 15 मार्क्स का इकट्ठा कर रहे हैं। 15 मार्क्स हो चुका है अमलगमेशन के रूप में। ठीक है, हालांकि उसका मैं आपको बैक सपोर्ट दूंगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको लगेगा कि काफी राहत वाला चीज हो गया है, लेकिन मैं अमलगमेशन पहले स्टार्ट किया हूं। 15-15 30 मार्क्स अपने पेपर का, 80 में से 30 मार्क्स ये चैप्टर करने के बाद आपका इकट्ठा हो जाएगा गुल्लक में। अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे एज एट। बैलेंस शीट में जो हम लोग सिग्मा लिमिटेड का प्रॉफिट फाइंड आउट किए थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां पर बैलेंस शीट में लिखेंगे नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी। कोशिश करिएगा इसको आप कैपिटल लेटर में लिखिए, मेरा आदत में नहीं है सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना, कोशिश करिएगा, कोशिश। मैंने ये नहीं बोला कि आप स्मॉल लेटर में लिखोगे तो कट जाएगा नंबर, ऐसा मैंने नहीं बोला हूं। ठीक है, इसलिए इसमें कोई मतलब नहीं है, बट आप कोशिश करिएगा कैपिटल लेटर में दिखाने का, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बाद आप लिखिएगा ए नंबर में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे। शेयर होल्डर्स फंड को नोट टू अकाउंट में दिखाना, इसमें लिखते हैं शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 में दिखाना अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस चेक जरूर होता है, कोई भी टीचर चेक करेगा आपका ये हेडिंग, शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का। नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग फिर से बैलेंस शीट के नीचे बनाएंगे। इसका नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग नोट नंबर 1 लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे
ऑथोराइज्ड कैपिटल। ज्यादातर ये क्वेश्चन के शुरुआत में या क्वेश्चन खत्म होता है ट्रायल बैलेंस उसके एंड में या किसी एडजस्टमेंट के माध्यम से बता सकता है कि कंपनी के पास कितना ऑथोराइज्ड कैपिटल है। इस क्वेश्चन में आप ढूंढ लीजिए, एक नजर देख लीजिए, आपको कहीं नहीं दिखेगा कहां है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसका मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ ही नहीं है, नहीं है। नहीं रहने के हालत में हम लोग ऐसा नहीं है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल वाला हेडिंग नहीं देंगे, हेडिंग जरूर देंगे, बट यहां पर डॉट 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 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट 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 ईच करके यहां पर हम लोग अमाउंट के कॉलम में ऐसे स्टार या डैश बनाकर इसको ब्लॉक कर देते हैं। रहता तो भी ब्लॉक हो जाता, नहीं है तो भी ब्लॉक हो जाएगा, रहता तो भी ब्लॉक हो जाएगा और नहीं है तो भी ब्लॉक हो जाएगा। इसका काम बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में ये नहीं जाता। क्या नहीं जाता? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद आएगा इशूड, हाँ ब्लैंक रहता, वो ऐसे ही करके यहाँ पे ब्लैंक रहता तो यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं लेकिन उसको ब्लॉक कर देते, वो कहीं और नहीं लिखते। ठीक है, तो इसके बाद रहेगा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। समझ गए? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। कितना शेयर आपने इशूड किया है, वो पब्लिक कितना सब्सक्राइब किया है और पेड अप कैपिटल किया है, हिसाब से तो सबका अलग अलग हेडिंग होता है, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं है। हम लोग 3 घंटा में पूरा पेपर करने वाले हैं, जिसमें एक अमलगमेशन नाम का बॉम्ब और एक फाइनल अकाउंट का नाम का बॉम्ब। ये 2 क्वेश्चन आपका 1.5 घंटा खत्म कर देगा, 1.5 घंटा फाइनली खत्म कर देगा। फिर आपको लगेगा कि अभी हम 30 ही मार्क्स का तो अटेम्प्ट कर पाए हैं, बाकी 50 मार्क्स का बचा हुआ है जो बाकी का 1.5 घंटा में खत्म करना होगा आपको। समझ आया बात क्या बोले हम? इसीलिए हमारे पास अलग अलग हेडिंग देने का टाइम नहीं है। सब्सक्राइब अलग से, पेड अप अलग से, कॉल्ड अप अलग से, ये सब टाइम नहीं है, इसीलिए एक साथ में लिख देंगे। ये वाला चीज ट्रिक ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब, पेड अप एंड सब्सक्राइब, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल एक साथ लिख देंगे। कंपनी के पास देखिए कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल बोलकर लिखा होगा, क्रेडिट में इसका अमाउंट होगा। चेक करिए क्वेश्चन में 1 लाख रुपया, और उसके सामने क्या लिखा हुआ है? 10 ईच करके, और उसके सामने क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल? इक्विटी है कि प्रेफरेंस है? नहीं बोला है, तो यहां पे लिख देंगे 10,000, 1 लाख है ना टोटल अमाउंट, शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ये इक्विटी शेयर ही है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर सिर्फ नहीं रह सकता बैलेंस शीट में, इक्विटी शेयर रहने के बाद ही प्रेफरेंस शेयर रहता है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो वो इक्विटी शेयर है, आप यहां पे इक्विटी शेयर दे सकते हो। एट द रेट ऑफ ₹10 ईच कितना हुआ? 1 लाख रुपया हुआ। अब मैं जो जो बोलूंगा वो आप ढूंढिएगा। 1 लाख मिल गया। पूरे ट्रायल बैलेंस में खोज लीजिए कहीं पर कॉल इन एरियर है क्या, खोज लेना चाहिए। हालांकि किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं है। पूरे ट्रायल बैलेंस में खोज लीजिए कहीं पर शेयर फॉर फ्यूचर है क्या। 2 चीज खोजना है, आप लिख के रख लो कहीं। क्या क्या खोजना है? कॉल इन एरियर, और क्या खोजना है? शेयर फॉर फ्यूचर। कॉल इन एरियर होता तो लेस हो जाता, शेयर फॉर फ्यूचर होता तो ऐड हो जाता। कॉल इन एरियर होता तो लेस हो जाता और शेयर फॉर फ्यूचर होता तो ऐड हो जाता। वो करके फिर हम लोग बाहर लिख देंगे। समझ आया बात? सिर्फ 2 ही चीज होता है, कॉल इन एरियर होता तो लेस हो जाता और शेयर फॉर फ्यूचर होता तो ऐड हो जाता। ये लिख के रख लीजिए कहीं पर साइड में, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा।
1,00,000 रुपया आपका वैल्यू आया, 1,00,000 रुपया आपका वैल्यू आया। यहां पर हेडिंग नंबर 1 का वैल्यू हमको मिल गया 1,00,000 रुपया, क्योंकि इसमें ना कॉल इन एरियर था ना ही शेयर फॉर फ्यूचर था। अब आएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, बहुत जरूरी है ये नोट दिखाना रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस इस पूरे फाइनल अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है नोट्स टू अकाउंट्स में, इसे सीखना जरूरी है। अभी तक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था हम डिविडेंड नहीं किए सर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का एंट्री नहीं किए सर, पीएल का अकाउंट एंट्री नहीं किए सर, ओपनिंग बैलेंस में भी पीएल था नहीं किए, ये सब काम यहां पे होगा। इसमें सबसे पहले आप देखोगे दूसरा हेडिंग क्या बोले थे हम, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर यहां लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर कोई चीज है क्या, या सरप्लस बोलकर कोई चीज है क्या, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और डेट भी दिया होगा 1/1 को, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। ब्रैकेट में क्रेडिट लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिट मतलब कभी कभी ये एसेट्स में भी देता है, मतलब डेबिट में भी देता है। तो डेबिट है मतलब माइनस में लिखना है, क्रेडिट है मतलब प्लस में लिखना है। क्रेडिट मतलब फेवरेबल है। कितना है क्रेडिट, 25,000 यहां लिख देना है, समझ गए। इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ था भाई, जो हम लोग बनाए थे लास्ट वीडियो में, आप चेक करिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड करेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कितना 058, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 97। इसमें से लेस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल, सॉरी, इसमें लेस करेंगे इंटरिम डिविडेंड। देखिए इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, कितना है, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर लेस करेंगे प्रपोज डिविडेंड, देखिए यहां पे नोट्स में दिया होगा नीचे, प्रपोज डिविडेंड नोट्स में दिया है, कितना परसेंट देना है प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग दिस ईयर, 10% ऑफ किसका, शेयर कैपिटल का। 10% ऑफ किसका, शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना था 1,00,000 का, पेड अप वैल्यू का 1,00,000 का। 1,00,000 का 10% कितना होता है 10,000 रुपया, क्या माइनस हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड माइनस होने के बाद एडजस्टमेंट में एक और एडजस्टमेंट है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। चेक करिए जनरल रिजर्व है, यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। याद रखिए ये वाला चीज लास्ट में करना है, अगर आप सिस्टम के हिसाब से बनाओगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। पहले जनरल रिजर्व कर दो, क्या जनरल रिजर्व में बाद में सबसे लास्ट में जब आप पीएल अप्रोप्रिएट करते हो ना, तो ये अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। जनरल रिजर्व में जो भी बोला आप सबसे लास्ट में ट्रांसफर करिएगा। कितना परसेंट बोला है, और रुपया दे दिया है क्या, ठीक है, कितना है 10,000, ये भी लेस हो जाएगा, यस। तो ये सब माइनस करने के बाद जितने बचे हैं उसका 10%, समझ में आया। कभी नेट प्रॉफिट ही बोल देता तो नेट प्रॉफिट का 10% कर देते, कभी डिविजिबल प्रॉफिट बोल देता तो दोनों को माइनस करके जो बच जाएगा उसका कितना आया माइनस करने के बाद, हाँ वापस बोले, ओके। अगर बोल देता डिविजिबल प्रॉफिट
तो इसको इसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता उस पर अगर बोल देता नेट प्रॉफिट, तो ये जो नेट प्रॉफिट है उसी का 10%। कितना हुआ माइनस करने के बाद? 69058 को बाहर कर दीजिए। कर दिए? इसके बाद लिखेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व देखिए कुछ बैलेंस है क्या ओपनिंग में? ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग में? ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। क्रेडिट में क्या डेट है? 1 तारीख का डेट नहीं दिया तो ओपनिंग बैलेंस है ये। वो तो हम लोग कर चुके ना ऊपर, देखो। अब ये बैलेंस जनरल रिजर्व का है, नहीं दिया रहेगा तो डैश दे देंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया है ना? अरे बोलता क्यों नहीं है कोई? हाँ तो बोलो ना कितना है? 10,000। हाँ। एड ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कितना ट्रांसफर हुआ? इस साल कितना ट्रांसफर हुआ? यस 10,000। साथ में बोलो। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 20,000। समझ आया? चेक करिए ट्रायल बैलेंस में कहीं और कोई रिजर्व है क्या, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कुछ है? कुछ नहीं है। खाली सिक्योरिटी प्रीमियम रहता तो भी वो यहां पे आता है क्या कुछ? बस जितने भी रिजर्व है ना सब यहां डाल देंगे। रिजर्व नहीं है तो आपके टोटल हो गए कितने? कितना? ये क्या बोल रहे हैं? 8905। अबे 79 नहीं बोलते हैं उसको, 89 बोलते हैं बेटा। चलो ठीक है। तुम एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ के हिंदी में बोल रहे हो, ये बहुत बड़ा बात है। नहीं तो लानत है आजकल के इंग्लिश मीडियम पे। तुम एक ही चीज पूछते रह गए बचपन से, 66 को क्या बोलते हैं, 66 को क्या बोलते हैं। हट हो गया। कितना मिल गया नोट नंबर 2 का? 89 कितना था बोलो? ठीक है ना? 89 थोड़ा शर्मा रहा है, 8 के बगल में नहीं रहना चाहता ना। बोलो क्यों? लड़की है वो। 89,058 आ गया। बचपन से ही थोड़ा शर्मिला है। देखो इससे करते हैं। हो गया 9। 89,058। अब क्या करेंगे? बी नंबर में लिखेंगे नॉन करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिखे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या आता है? अभी देखिए आप यहां पर कोई भी लोन है क्या? बैंक लोन, डिवेंचर। डिवेंचर है शायद, मतलब देखो है। नहीं नहीं देख लो एक बार, देख लो। डिवेंचर थोड़ा सा नहीं है ना, लोन वोन नहीं है ना। चलिए अच्छा हुआ नहीं है, नहीं तो नोट्स टू अकाउंट से बढ़ जाता। सी नंबर होगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में क्या लिखते हैं? ट्रेड पेएबल। आप क्वेश्चन में देखो कहीं पर क्रेडिटर और बिल्स पेबल है क्या? हाँ दोनों है क्या? तो मतलब आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा। दोनों रहने पर नहीं रहता है ना तो थोड़ा फांकी मार सकते हो, बगल में क्रेडिटर लिख के अमाउंट लिख देना।
लेकिन अगर उसमें एडजस्टमेंट है तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाना ही पड़ेगा। क्या समझे? मतलब अगर बिल्स पेबल नहीं रहता है, खाली क्रेडिटर रहता है, तो आप यहीं पे बिल ट्रेड पेबल लिख कर ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख के अमाउंट लिख दो या डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों है, क्रेडिटर भी है और बिल्स पेबल भी है, तो आपको वर्किंग नोट में जाना ही होगा। ठीक है ना? नहीं जाओगे तो 1 नंबर चला जाएगा। तो यहां पे क्या लिखना है अपने को? नोट नंबर 3 क्या था? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल मयंक चतुर्वेदी। अच्छा, ट्रेड पेएबल में बताइए क्रेडिटर्स कितना है? 15,500। कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं इसमें। बिल्स पेबल कितना था? 4,000, दोनों मिलाकर 19,500 हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रेड पेबल का अमाउंट। यहां पे लिख देंगे नोट नंबर 3 19,500। हाँ ठीक है। अभी लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। आप खाली सीख लो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। लिख लीजिएगा, कहीं ध्यान रहेगा तो, क्योंकि मैं आपको फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट आपको सम बता रहा हूं। टाइम कम है, 1 महीना में पूरा का पूरा अकाउंट्स और टैक्सेशन खत्म करना है, तो थोड़ा सा सीरियस रहोगे आप लोग, ताकि पूरा का पूरा मार्क्स उठवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना में जो बताएंगे वही रहेगा। कोशिश करिए। नहीं बेटा, तुम्हारा ख्याल गलत है, ख्याल गलत है तुम्हारा, तुम ख्याल लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ट्रेड पेबल ही रहता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। लिख लिए क्या? शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक विच इज पेएबल विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर जो पेमेंट करोगे वही आएगा। समझ आ गया बात? इसके बाद आता है, ये नहीं है ना, इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अच्छा, इसमें इसका ख्याल सही है। अदर, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 जो वर्किंग नोट में आप बना रहे हो नोट्स टू अकाउंट्स में, उसमें लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आपके क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज है जो है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। देख सकते हो तुम लोग, आपके क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एक ही बात है। ये अब हम लोग इग्नोर करेंगे। पहले ये हुआ करता था, डिविडेंड पर टैक्स लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो हटा दिया गया है कंपनी के पॉइंट से, और ये चला गया है जो अर्निंग करता है उनके व्यू पॉइंट से। तो ये टैक्सेबल हो चुका है अर्निंग मेंबर के लिए। कंपनी को पहले ये डिविडेंड टैक्स देना होता था, अब ये डिविडेंड टैक्स नहीं देना होता है। इसीलिए आपके क्वेश्चन में भी बाई चांस पुराना क्वेश्चन कोई छाप देता है, आजकल ऐसे ही पेपर ऊपर छप जाते हैं, अगर छप गए हैं तो इस चीज को आप इग्नोर करिएगा। क्या अच्छा हुआ कि क्या हट गया? क्या बोलेंगे? अच्छा हुआ कि रहता तो अच्छा नहीं रहता। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स तो इजी हो गया, है ही नहीं, टेंशन खत्म हो गया। चलिए, इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में याद रखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? हम लोग निकाले थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे? 30,000। अच्छा, 30,882 यही था ना टैक्स?
एक चीज और हम लोग क्वेश्चन के बनावट के कारण यहां रखना पड़ेगा, और वो चीज था प्रपोज डिविडेंड। क्या था? वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब के फॉर्मेट में प्रपोज डिविडेंड शॉर्ट नोट्स, नोट्स टू फुट नोट में आता है, लेकिन ये पुराना फॉर्मेट है और क्वेश्चन भी पुराना है, जिसके कारण प्रपोज डिविडेंड हमको यहीं पर लिखना होगा। नहीं लिखेंगे तो हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो क्वेश्चन के बनावट पे डिपेंड करता है ये प्रपोज डिविडेंड कहां लिखना है। बट प्रपोज डिविडेंड अभी जो है हम लोग जो लेस किए स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, वो हम लोग को यहां पे लिखना ही पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड कितना था? 10,000 था क्या? टोटल जोड़कर कितना हो गया? 40,882। समझ गए क्या? यहां पर कितना लिख देंगे? चलिए, एंड द लास्ट थिंग इन लाइबिलिटी साइड इज अदर करेंट लाइबिलिटीज। अदर करेंट लाइबिलिटीज, और इसके नोट्स नंबर 5 बनेंगे, क्योंकि अदर करंट लाइबिलिटीज में भी कुछ चीजें थे जो आउटस्टैंडिंग के नाम से थे। आउटस्टैंडिंग वेजेस था, आई थिंक, देखिए तो रेंट था, सैलरी था, और कुछ था क्या? नहीं था। ये 5 नंबर एडजस्ट नोट्स टू अकाउंट्स 5 नंबर बनाइएगा। 5 नंबर क्या बनाएंगे हम लोग? अदर करंट लाइबिलिटीज, और यहां पे क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना था? 1200। और क्या था? आउटस्टैंडिंग रेंट 800। और कुछ था? टोटल कितना हो गया? 2000। यहां पे लिख देंगे 2000 और कर देंगे लाइबिलिटी साइड को टोटल, और यहां पे कैपिटल लेटर से लिखेंगे टोटल। टोटल करके बताएंगे कितना आएगा लाइबिलिटी साइड? हाँ, 2,51,440। हो गया क्या? हो गया। अब हम लोग आएंगे अपने एसेट्स के तरफ, लेकिन इसी के नीचे एसेट्स होता है रोमन 2, ऐसा ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, कैपिटल वाला रोमन 2, और यहां लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स के बाद क्या लिखते हैं? नॉन करेंट एसेट्स। इसमें लिखते हैं हम लोग पीपी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर हम लोग डैश देके लिखेंगे टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल, और फिर डैश देके लिखेंगे इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स के लिए हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, नोट नंबर 6,
टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स लिखें। बताइए क्या क्या एसेट्स है टेंजिबल में? फर्नीचर एंड फिटिंग डेप्रिसिएशन लेस करके। अच्छा वो बोल दी तो फर्नीचर फिटिंग है ना, डेप्रिसिएशन कितना था? पहले टोटल बोलो ना कितना था? कितना? 20,000 का 10% 2,000 और बाहर में गया 18,000। उसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी बोलो 1,00,000 आए। कैसे बोलती है? इंस्टॉलमेंट में बोलती है। अच्छा ओ नहीं तो जरूरी थोड़ी है कि तुमको बोलना ही है। 18,000 फिर 50 माइनस करने के बाद कौन गिरा? अच्छा 1,04,550। और कोई फिक्स एसेट दिख रहा है? नहीं है ना? पैटेंट फिक्स एसेट्स है लेकिन इंटेंजिबल है ना। टोटल करेंगे 1,22,550 लिख लिए क्या? टेंजिबल नोट नंबर क्या था? 1,22,550 यही ना। इनटेंजिबल के लिए नोट नंबर 7। कोई बोलेगा सर इसको स्किप कर सकते हैं, पूछोगे ना? कर दोगे? कर देना मतलब नहीं नहीं, अरे उसको छोड़ना, उसको नोट्स टू अकाउंट्स को इंटेंजिबल इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देगा वो थोड़ी है कि तुम स्किप। उसका नोट्स टू अकाउंट को स्किप बाई चांस तुम्हारे पास टाइम नहीं रहे, तुम डायरेक्ट जानते हो 4,000 का पेटेंट था, 1,000 का एमोर्टाइजेशन था, तो 4,000 माइनस 1,000 3,000 लिख के चले जाएंगे ना। फटाफट पहले कोशिश करना है कि हमको सम कर लेना है। नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बने नहीं बने, कोशिश करना है। कुछ चीज हम स्किप कर सकते हैं लेकिन मैं जो सबसे अनिवार्य बोला आपको याद होगा, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। देखो देखो ये बक रही है, ये बक रही है, सुन नहीं रही है। वो सही कब करता है? देख के गलत करता है। पेटेंट है, पेटेंट कितना है? लेस अमोर्टाइजेशन नहीं रे बेटा, यही सब वर्ड देके तो थोड़ा चमका दोगे टीचर को। ए बता है कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ रहे हैं 5वां साल, 5th ईयर पढ़ रहे हैं ना तुम्हारा, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तुमको। 5th ईयर है भाई, 11 से पढ़ रहे हो ना, 5th ईयर है। अमोर्टाइजेशन कहते हैं, ये सब वर्ड थोड़ा सा चमकाने वाला है। कितना है? 1,000। कितना हुआ? 3,000। कितना लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए है क्या? नहीं है ना, डैश मार दो। उसके बाद लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स लिखे, क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल देख रहे हो ना, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या चीजें हैं? डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों है, तो नोट्स बनाना होगा। नोट नंबर 8। नोट कैसे कमाओगे? नोट नहीं बनाओगे तो क्या लिखेंगे? ट्रेड रिसीवेबल।
क्या क्या लिखेंगे? डेटर, डेटर में प्रोविजन था क्या? डेटर कितना था? बोलता ही नहीं है कोई। 26,000 लेस प्रोविजन कितना था? पीबीडीडी अदर एक्सपेंसेस में होगा, देखो 13 माइनस करने, इसको 1050 कहां दिखा है? माइनस करने के बाद कितना हुआ? 24,890। उसके बाद बताइए बिल रिसीवेबल है क्या? बोलो बोलो, 3,000 दोनों जोड़कर 27,890। क्या लिखेंगे? 27,890। ट्रेड रिसीवेबल के बाद इन्वेंट्री दिख रहा है क्या? क्लोजिंग वाला कितना है? ओके। इसके बाद और कुछ है क्या? अदर करंट एसेट्स है क्या? अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स क्या होता है? जैसे प्रीपेड बोलकर, कुछ एडवांस टैक्स बोलकर, नहीं है ना? एडवांस टैक्स रहता तो वो यहीं आता, अदर करंट एसेट्स नहीं है। फिर हम लोग लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस, वो तो होगा कंपनी के पास, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। टोटल कर लो भाई। आ गया 2,51,000। क्लियर है? तो फाइनल अकाउंट हम लोग इस सम के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म सजा लिए, एक प्लेटफॉर्म समझ गए। अब हम लोग सम करते जाएंगे, 2 वीडियो देखेंगे, फाइनल अकाउंट कंप्लीट। इसके साथ होमवर्क करते रहना है। आपको एक और होमवर्क मिलेगा, आपको एक और ईयर का होमवर्क मिलेगा, वो ईयर का आप लोग करके रखिएगा। इस सम का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जस्ट इसके बाद ही है वो सम, और वो है थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन, वो है आपका अल्फा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है ना? इसके बाद नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क रहेगा, ग्लोरिया लिमिटेड। ठीक है, ग्लोरिया डायरेक्टर्स।